नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी ऑनलाइन दोस्ती है। दोस्तों, बात उस समय की है जब मैंने मेरा एक अकाउंट बनाया जिसमें मैंने अपने परिवार या परिचित दोस्तों को नहीं जोड़ा था। यहाँ मेरे बहुत से दोस्त बने, खासकर महिला मित्र ज्यादा बनी थी। सभी के साथ मेरे अच्छे संबंध थे। हम लोग एक दूसरे के लिए पूर्ण रूप से अपरिचित थे और मिलने या किसी भी प्रकार से बातों का इधर उधर होने का संशय नहीं था। तो अक्सर मेरी सभी महिला मित्र मुझसे अपने बारे में सब कुछ बताने लगी थीं। कोई अपने परिवार में बहुत खुश थी तो कोई बहुत परेशान। इन्हीं सब मित्रों में मेरी एक दोस्त बनी रेखा। एक दिन ऐसे ही सर्च करते उसका प्रोफाइल मेरे सामने आया था और भीगे खुले बालों वाली उसकी एक तस्वीर देखकर मैं सम्मोहित हो गया था। सच कहूं तो मुझे उसी पल उससे प्यार हो गया था। उसके जैसी खूबसूरती और सादगी का ऐसा मेल मैंने पहले कभी देखा ही नहीं था। मैंने झट से ऐड फ्रेंड का बटन दबा दिया और बस फिर क्या था, जीवन का सबसे मुश्किल काम शुरू हो गया। आप समझे या नहीं, सबसे मुश्किल काम, इंतजार। मैं हर आधा घंटा में अकाउंट चेक करता, पर 5 दिन तक उसका कोई भी रिस्पांस नहीं आया। मुझसे रहा ही नहीं जा रहा था। जितनी बार मैं चेक करता उतनी बार उसको मैसेज भी करता। शायद इसी से उसको कुछ चिढ़ हो गई थी और उसने नॉट इंटरेस्टेड का मैसेज भेज दिया। मेरा मानो दिल ही टूट गया, पर यह लाजिमी था न कि कोई कैसे हाँ कह देता। मैं दिखने में ज्यादा सुंदर नहीं था और ऐसे एक दिन में इतने मैसेज लिखकर अपने उतावलेपन का आभास भी करा दिया। कभी कभी वह कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। शायद इसी कहावत की वजह से कुछ लोग मेरे लिए बुरा विचार बना लेते हैं, पर जब 1-2 बार बात करने के बाद मेरा इंप्रेशन बहुत अच्छा रहता है तो वे वापस मुझसे जुड़ जाते हैं। बोलने और चीजों को संभालने में मैं माहिर था। अब मैंने उसको सॉरी कहकर अपनी सहजता और सरलता का आभास करवाने के लिए अगला मैसेज अंग्रेजी में किया। आप जैसी जादुई आंखों वाली सुंदरी को परेशान करने के लिए मैं दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ। यदि आप मुझसे दोस्ती करना नहीं चाहती हैं, तो ये मेरा वादा है कि ये मेरे आपके लिए आखिरी शब्द हैं। सत्य ये है कि मैं आपकी नशीली आंखों पर मर मिटा हूँ। इसी तरह के कुछ और दिल को लुभा लेने वाले शब्दों के साथ मैंने उसको मैसेज डाला और उसके बाद जैसा कहा था कि मैं तुम्हें जब तक तुम नहीं लिखोगी मैसेज नहीं लिखूंगा। अब मैं उसकी पिक्स को लाइक करता पर कुछ लिखता नहीं। उसके हर अपडेट्स के साथ ही मेरा इमोजी उसको मिलता। यह कुछ वैसा हो गया था कि पुराने जमाने में जैसे ऋषि मुनि तपस्या करते थे, वैसे मैंने मेरी रेखा के लिए पूरे 15 दिन कड़ी तपस्या की। 15 दिन बाद उसका मैसेज आया मेरे तो दिलो दिमाग में जैसे घंटियां बजने लगी। दूसरी लाइन ये कि फ्लर्ट अच्छा कर लेते हो। मैंने लिखा कमेंट कर रही हो या कॉम्प्लीमेंट। उसने हंसते हुए लिखा कॉम्प्लीमेंट। अब हम दोनों रोज बातें करने लगे। दोनों को एक दूसरे का इंतजार रहता था। यह पहले से ही तय था कि पहले वह ही कुछ लिखेगी तभी मुझे लिखना है। दोस्तों, मैं इस मामले में बहुत ही सरल हूँ। मेरे अंदर ये तय रहता है कि ऐसा कोई भी काम नहीं करना जो मेरी दोस्त को परेशान या किसी भी दिक्कत में डाले। जब तक वह सहज न हो मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ता। हमारी दोस्ती अब नजदीकी में बदलने लगी। हम दोनों फोन पर भी बात करने लगे। अब सुबह घर से निकलते आपस में सब शेयर करते। वह शादीशुदा थी और एक बच्चे की माँ थी। एक दिन ऐसे ही मैं उसके बेटे के ट्यूशन के पास कुछ काम से गया था तो उसको फोन किया कि कहाँ हो। उसने बताया कि मैं कुछ सामान लेने आई हूँ। यहाँ से बेटे को ट्यूशन से लेकर घर जाऊंगी। मैं वहीं रुककर उसके आने का इंतजार करने लगा। जब वह आई तो उसको बिना मिले बिना कुछ कहे मैं वहां से ऑफिस चला गया। कुछ देर बाद उसका कॉल आया, अब बोलो। तो मैंने कहा, इतना लाल क्यों हुई हो? कहाँ भाग दौड़ करके आई हो? वैसे ऐसा गुलाबी चेहरा भी वाव लगता है ना? वह बोली, कुछ भी, तुम्हारा फ्लर्ट हमेशा चालू रहता है। तुम्हें क्या पता लाल चेहरा या पीला? मैंने कहा, पीला कहाँ, रेड हो गया था। शायद ज्यादा चलने की वजह से एकदम कमाल लग रही थी। यह सुनकर उसको तो जैसे सांप सूंघ गया हो, एकदम चुप। वह बोली, तुम्हें यह सब कैसे पता?
इससे पहले मैं कुछ कह पाता उसने कहा अभी नवीन आ गए हैं, अभी फोन रखती हूँ, तुम बहुत खराब हो। हम दोनों काफी अच्छे दोस्त हो गए थे, हमारे बीच कोई औपचारिकता नहीं थी, इसलिए मैंने भी फोन रख दिया। रात 10:30 पर उसका मैसेज आया। उसने लिखा तो जनाब चोरी छुपे देखने भी आते हैं। मैंने हंसकर लिखा कि अरे क्या करूं, मैसेज से या आवाज से मन नहीं भर रहा था तो देखने आ गया। वह बोली तो अब मन भर गया। मैंने कहा नहीं, अब तो भूख और बढ़ गई है। वह बोली तुम ना एकदम बकवास हो, मौका मिलता नहीं कि चालू हो जाते हो। मैंने कितने अच्छे से पूछा और तुम हो कि बस चालू हो जाते हो। अच्छा बताओ क्यों आए थे? मैंने बताया कि अरे उधर मेरे ऑफिस का काम था। फिर वह एकदम से जैसे गायब हो गई। मैंने न जाने कितना लिखा पर उसका कोई जवाब नहीं। मैंने पूछा मैं कॉल करूं क्या? उसने बताया हाँ करो, नवीन खाना खाकर दोस्तों से मिलने नीचे गए हैं। मैंने कॉल किया पर वह कुछ बोल ही नहीं रही थी। फिर उसने पूछा तुम्हारी वाइफ कहाँ है? मैंने बताया अभी वॉक पर गई है और बेटी सो गई है। वह चुप हो गई, वह शायद रो रही थी। उसकी आवाज में भारीपन महसूस हो रहा था। वह बोली क्या सच में मैं अच्छी दिखती हूँ? मैंने कहा अच्छी नहीं, बहुत अच्छी। उसने कहा तो नवीन क्यों प्यार नहीं करते, क्यों नहीं देखते मुझे? मैंने कहा तुम दोनों में सब ठीक है ना? उसने कहा कुछ होगा तो ठीक होगा ना। मैं सच में हैरान था, इतनी खूबसूरत प्यारी बीवी से कोई कैसे दूर रह सकता है। मैंने कहा अगर यकीन हो कि शेयर करने के लिए मैं सही दोस्त हूं तो बता सकती हो कि क्या हुआ? वह बोली कुछ नहीं, बस बेटे के होने के बाद से दूर ही रहते हैं, जैसे इन्हें मुझसे बस बच्चा ही चाहिए था। पहले भी कभी हम लोगों ने प्यार किया हो ऐसा लगा ही नहीं। अब तो लगने लगा है कि शायद मैं इन्हें पसंद ही नहीं हूं। इतना कहकर वह वापस रोने लगी। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा मैं मिलने आ सकता हूं, बस 5 मिनट के लिए। उसने मना किया और कहा कोई देखेगा तो, और वहां से यहां तक कैसे आओगे? तब तक नवीन भी आ जाएंगे। मैंने फोन कट किया और वाइफ से कहा मुझे कहीं जाना है। बीवी से ऑफिस की कुछ प्रॉब्लम बताकर मैं घर से पजामे कुर्ते में ही निकल गया। उसका फोन बजता उसके पहले तो मैं उसके घर के पास पहुंच चुका था। वह मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं, पास ही रहती थी। उसका कॉल आया। उसने कहा सुनो, पनवीन को आने में अभी देर है, वे अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं, पर तुम इतनी दूर मत आना। मैंने इन सब में एक बात जो नोटिस की वह ये थी कि उसको नहीं मिलना, ऐसा एक बार भी नहीं कहा। मैंने पूछा घर का नंबर बोलोगी? वह बोली 5 मिनट के लिए, इतना दूर क्यों आना? मैंने बताया मैं आ गया हूँ, बस घर बताओ। मेरी इस बात से वह थोड़ा डर गई थी, कैसे आ गए और कोई देखेगा तो क्या कहोगे? उसको लगा कि मैं झूठ कह रहा हूँ। वह बोली पहले बताओ कि कहाँ हो। मैंने देखा तो मैं उसके घर से 2 घर आगे खड़ा था। मैंने उससे इशारे से थैंक्स कहा और फोन पर बाय कहता हुआ अपनी बाइक को मोड़ लिया। वह वहीं खड़ी खड़ी मुझे देखती रही। उसने फोन पर कहा तुम बस इतनी दूर मुझे देखने आए? मैंने कहा दूर तो ऐसे कह रही हो जैसे मुझे वीजा लगवाना पड़ा हो। तुम मेरी दोस्त हो, प्यार करता हूं तुम्हें, मुझे तुम्हारा रोना अच्छा नहीं लगा तो मिलने आया। उसने कहा तो क्या बिना मिले चले जाओगे? मैंने कहा तुम इतना डर रही हो, असहज भी हो, तो तुम्हारी खुशी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस तुम अगली बार के लिए कुछ सहज रहो, यही दुआ है। मैं यह कहकर उसको बाय करने लगा। उसने कहा नाटक नहीं करो, बाइक वहीं खड़ी करो और आ जाओ। मैं गेट खोलती हूँ, बस आवाज नहीं करना प्लीज। हम दोनों चुप थे। शायद उसने ये पल एक अरसे बाद महसूस किया था, इसलिए वह भी आंखें बंद किए बस उस पल में खोई हुई थी। वह भी उस पल में खो जाना चाहती थी, खुद को रोकना या रुकना चाहती ही नहीं थी। तभी उसका फोन बजा, नवीन का फोन था। वह डर गई कि क्या करूं क्या कहूं। मैंने कहा दिमाग से काम लो, अभी वह नहीं आया, उसका फोन आया है, फोन उठाओ। नवीन ने बताया कि वह वहां से निकल रहा है। आइसक्रीम खाओगी क्या? वह उसकी पसंद की शॉप के पास खड़ा था। फोन कट जाने पर उसकी जान में जान आई। मैंने कहा प्यार तो करता है तुम्हें?
वह बोली, प्यार का तो पता नहीं, हाँ केयर पूरा करते हैं। मेरी पसंद नापसंद का उन्हें सब पता है। मैंने उसको पास बुलाया, उसे थैंक्स कहा और बोला प्लीज रोया मत करो। मैंने उससे कह हमेशा ऐसे ही हंसते रहा करो। मैंने कहा मेरे लिए तुम्हें खुश देखना मेरी जरूरत से ज्यादा है। कुछ दिन बाद उसने खुशी से मुझे कहा एक गुड न्यूज है, रात को मैसेज करोगे तब बताऊंगी। मैंने बहुत पूछा पर उसने कहा रात को। उसने कहा हाँ, और अब उसे सरप्राइज ही रहने देना प्लीज। रात को जब मैंने उसे लिखा हाय, उसने भी हाय लिखा और कहा एक बात बतानी थी। मैंने कहा मुझे भी। वह बोली बोलो। मैंने कहा मुझे तुम्हें प्यार करना है। वह हंस पड़ी और बोली तब तो जो मैं कहने वाली हूं वह तुम्हारे काम की चीज है। सुनो, सासू माँ 5 दिन के लिए बाहर जा रही हैं मेरे जेठ के घर। वह मेरे बोलने से पहले बोली हम 3 दिन जी भर के बिना किसी रोक टोक के मिल सकते हैं। मैंने कल ही ऑफिस में बता दिया था कि किसी ग्राहक से मुलाकात के लिए जाना है। फिर कुछ काम बताकर लेट आऊंगा का बहाना बना दिया था। घर पर भी यही कहा था कि फोन पर बात नहीं कर पाऊं तो कोई परेशानी न हो। मैंने बेल बजाई और दरवाजा खुल गया। जैसे वह दरवाजे पर खड़ी मेरा इंतजार ही कर रही थी। मैं अंदर गया और दरवाजा बंद कर दिया। उसने कहा चाय पियोगे? हमने चाय और कुछ नाश्ता लिया और उसके बेडरूम में आ गए। वह बोली थैंक यू, एक बहुत अच्छा सा दोस्त देने के लिए, एक अच्छा सा एहसास देने के लिए। हमारा रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मेरे घर के पास में दुकान चलने वाली एक भाभी के साथ दोस्ती हो गई। लॉकडाउन के दिनों में मैं उसकी दुकान पर जाता था। दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। वैसे मैं गुजरात में जॉब करता था पर लॉकडाउन की वजह से घर से ही काम करना पड़ा। मेरे घर पर मेरे माता पिता और एक भाई और दादा दादी रहते हैं। जब पहला लॉकडाउन खुला तब भी मेरी कंपनी ने घर से काम लेना जारी रखा और मैं घर से ही काम करने लगा। मैंने ऑफिस के काम के साथ साथ घर के बाहर के कुछ कामों में भी योगदान देना शुरू कर दिया था। हमारे घर के नजदीक ही एक किराना दुकान है। उसके मालिक अपने परिवार के साथ दुकान के ऊपर की फ्लोर पर रहते हैं। उनके परिवार में उनकी बीवी, एक छोटा लड़का और माँ बाप है। उनका मकान 2 मंजिला है। नीचे के तल पर उन्होंने अपनी दुकान खोली हुई है और उसे चलाते हैं। उनकी दुकान मोहल्ले की इकलौती किराना की दुकान है, जिस वजह से वहां काफी भीड़ भी रहती है। दुकान के मालिक की बीवी की उम्र करीब 30 साल होगी। मैं उसे भाभी कहता हूँ। उसका नाम रोशनी है। आधी से ज्यादा भीड़ तो रोशनी भाभी की जवानी को देखने के बहाने से ही लगी रहती है। लोग रोशनी को देखने के लिए ही दुकान में सामान खरीदने आते हैं। मैं जब भी उनकी दुकान में कुछ लेने जाता तो सबसे नजरें छुपाकर भाभी से कुछ बातचीत भी हो जाती। वह मुझे देखकर प्रसन्न होकर पूछ लेती, अरे अनुज भैया, आप गुजरात से कब आए, कैसे हो? आपके भैया भी आपकी खबर पूछते रहते हैं कि जॉब कैसी चल रही है, सब ठीक ठाक है। भाभी की बातें सुनकर मन प्रसन्न हो जाता। उसे शायद इस बात का भान था कि लोग उसे कैसे देखते हैं, इसलिए उसने काम करते वक्त अब अपने अस्त व्यस्त होते कपड़ों पर ध्यान देना बंद कर दिया था। शायद उसने समझ लिया था कि इसी शो के चलते उसकी दुकानदारी चलती है। तो अभी मुझे घर से काम करते करते 2 महीने हो गए थे, पर घर से काम करने में बहुत डिस्टर्ब हो रहा था और मैं अपने काम पर सही से ध्यान नहीं दे पा रहा था। इसलिए मैंने एक अलग कमरा लेने की सोची। पहला लॉकडाउन भी खत्म हो गया था तो मैंने घर से नजदीक थोड़ी दूरी पर ही 1-2 कमरों का फ्लैट किराए पर ले लिया। अब मैं सुबह ब्रेकफास्ट करके फ्लैट पर आ जाता, फिर लंच करने घर जाता और रात को सोने के लिए वापस आ जाता। माँ से बात करके मैंने घर की काम वाली को अपने फ्लैट की साफ सफाई का काम के लिए कह दिया था। वह हमारे घर और रोशनी भाभी के यहाँ भी काम करने जाती थी। पहले वह हमारे घर का काम करके रोशनी भाभी के घर जाती, फिर फ्लैट पर साफ सफाई के लिए आती। इसी दौरान मैंने देखा कि रोशनी भाभी दुकान पर ज्यादा नजर नहीं आती। फिर मोहल्ले के लड़कों से पता चला कि उसके पति को रोशनी का इस तरह दुकान पर काम पसंद नहीं आया। इस वजह से अभी रोशनी के दुकान में बैठने पर रोक लगा रखी है। फिर 2 दिन बाद मैंने अपने काम वाली बाई को
मेरे किराए के फ्लैट के दरवाजे पर एक दूसरी काम वाली से रोशनी के बारे में बात करते सुन लिया था। मेरी घर की काम वाली दूसरी काम वाली से कह रही थी, तुमने सुना वह रोशनी को उसके पति ने बाजू वाले मोहल्ले के राजेश के साथ पकड़ लिया था। दूसरी काम वाली, अच्छा वैसे और क्या पता चला? तो काम वाली बोली, उसके पति ने राजेश को धमका कर भगा दिया और सलोनी को खींचते हुए घर लाया था। बाहर ज्यादा बवाल ना हो इसलिए सब शांति से निपटा दिया। थोड़े दिन बाद फिर से रंग दिखाना शुरू कर देगी। यह सब सुनकर रोशनी के लिए अब मेरे मन में एक अलग ही छवि बन गई थी। उसका नाम सुनते ही या उसको देखते ही मेरे दिमाग में एक में अलग कल्पना आने लगती थी। उन दिनों स्कूलों की छुट्टी के कारण किराने की दुकान पर काम बढ़ जाने की वजह से रोशनी फिर से अपने पति को दुकान के काउंटर पर मदद करने के लिए बैठने लगी। इधर मेरे अंदर रोशनी भाभी से दोस्ती की इच्छा और ज्यादा बढ़ गई थी। जब भी दुकान पर कुछ लेने के लिए जाता तो मैं कुछ ना कुछ बहाने से भाभी से बातें करने लगता। एक दिन मैं दुकान पर गया तो मैंने कहा, भैया यह लिस्ट है, आप सामान पैक कर देना, मैं शाम को ले जाऊंगा। जब मैं रात को घर जा रहा था तो याद आया कि सामान लेकर जाना है। रोशनी भाभी की दुकान पर पहुंचा तो दुकानदार बोला, अरे आपका सारा सामान निकाल दिया है, बस थोड़ा सा बाकी है, अभी हो जाएगा, आप थोड़ा बैठकर इंतजार कर लो। मैं वहां खड़े होकर अपना सामान लगने का इंतजार करने लगा। उसी समय भाई ने रोशनी भाभी को आवाज लगाते हुए आने का कहा। उन्होंने भाभी को काउंटर पर ग्राहक संभालने को कहा। फिर वे मेरी लिस्ट का बचा हुआ सामान निकालने लगे। कुछ चीजें उन्होंने भाभी को तौलकर मेरे सामान वाली बोरी में डालने को कहा। वे खुद कुछ सामान निकालने पीछे वाले गोदाम में चले गए। रोशनी भाभी काउंटर पर आते ही मुझसे बात करने लगी, और कैसे हो, अभी यहाँ ही हो, गुजरात नहीं गए? मैंने कहा, नहीं भाभी, अभी यहाँ मन लग गया है और अभी तो किराए पर फ्लैट लेकर वहीं से काम कर रहा हूँ, जब कंपनी वाले बुलाएंगे तब जाऊंगा। रोशनी भाभी, अच्छा फ्लैट ले लिया, यह सही किया। न जाने क्यों उसकी आवाज में फ्लैट लेने वाली बात में कुछ खनक सी आ गई थी। फिर वह बाकी ग्राहकों को सामान देकर और पैसे लेके काउंटर का काम संभालने लगी थी। फिर अगले 5-10 मिनट में रोशनी भाभी ग्राहक कम कर दिए और मैं और रोशनी ही रह गए थे। इस सब के बीच में रोशनी भाभी ने मुझे भांप लिया था कि मेरा मकसद क्या है। कुछ देर बाद भाभी मेरे सामान की बोरी उठाती हुई कहने लगी, अरे बाकी सबको सामान देने में मैं आपके सामान का तो भूल ही गई। भाभी ने मेरी बात को समझने में थोड़ा टाइम लिया, फिर मुस्कुराकर बोली, यह जो लिस्ट में 3 चीजें पैक करना रह गई हैं। तभी उसने सामान काउंटर के सामने रख दिया और कहने लगी, लो भैया आपका सामान पैक हो गया, बाकी तुम्हारे भाई लेकर आ रहे हैं, कुछ और चाहिए? मैं धीमे से बोला, हाँ दूध चाहिए। रोशनी भाभी ने अर्थ भरी मुस्कुराहट के साथ पूछा, कौन सा वाला चाहिए? मैं खुद को संभालते हुए बोला, वह अमूल ताजा दूध पड़ा है न आपके बाजू में, वह दे दो। रोशनी भाभी, ओ अच्छा ये वाला। इतने में उसका पतिया गया और उसने सब सामान की बोरी बांधकर मुझे दे दी। मैं वहां से वापस चल दिया। अब मेरे मन में रोशनी भाभी से दोस्ती का ख्याल आने लगा कि कैसे उसको दोस्त बनाया जाए। उन्हीं दिनों मेरा वर्क टाइम चेंज हो गया और अब मुझे दोपहर से लेकर लेट नाइट रात के 1 बजे तक काम करना पड़ रहा था। इसलिए मैं खाना आदि खाकर ही फ्लैट पर आ जाता और यहीं सो जाता। वैसे मैं सुबह घर से ब्रेकफास्ट करके फ्लैट पर आता था, पर अभी बढ़े हुए समय के कारण मैं फ्लैट पर ही अपनी चाय वगैरह बनाने लगा था। सुबह रोशनी भाभी का पति दूध दे जाता और महीने का हिसाब घर से ले लेते। फिर एक दिन भैया की जगह रोशनी भाभी दूध देने आई। मैंने पूछा, आज आप? उसने कहा कि मेरे पति को कोविड पॉजिटिव आया और वे अपने ही घर में क्वारंटीन हो गए हैं। अभी 15-20 दिन तक मैं ही दूध देने आऊंगी। यह सुनकर मैं खुश हो गया। मेरे मन में ख्याली पुलाव बनते ही भाभी ने भी भांप लिया था कि मैं क्या सोच रहा हूँ। वह मुस्कुराती हुई बिल्डिंग के ऊपर वाली फ्लोर पर एक बूढ़ी आंटी के वहां दूध देने चली गई। 10 मिनट बाद वह बिल्डिंग से चली गई। फिर दूसरे दिन बेल बजी और मैंने दरवाजे को खोला। मैंने कहा, अच्छा दूध देने आई हो आप? तभी ऊपर वाली आंटी ने रोशनी को आवाज लगाई और वह दूध देने ऊपर चली गई।
मैंने भी प्लान बनाया और दूध में नींबू डालकर जल्दी से गर्म कर दिया जिससे दूध फट गया। फिर रोशनी भाभी जैसे ही जाने लगी तो मैंने उसको रोक लिया। मैं कहने लगा, आपका दूध तो फट गया। फिर मैंने हंसते हुए कहा, अंदर दूध गर्म करने रखा था वह फट गया है। इस बात पर रोशनी भी हंस दी। रोशनी भाभी ऐसे कैसे, मैंने तो चेक करके ताजा पैक ही दिया था। मैं, ऐसा है तो आप अंदर किचन में आकर चेक कर लो। भाभी किचन में गई और उसने गैस स्टोव पर रखा हुआ फटा दूध देखा। अरे यह कैसे हुआ? कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरा दे जाती हूँ। मैं, आप ही गर्म कर लेना उसे, नहीं तो कहेंगी कि मैंने जानबूझकर दूध में कुछ किया। रोशनी भाभी मुस्कुराती हुई बोली, अच्छा कहाँ है दूसरा पतीला? मैं बोला, नीचे के ड्रॉअर में है। फिर वह पतीले में दूध भरकर स्टोव की साइड मुड़ी और दूध का पतीला गर्म करने लगी। वह मेरे हाथ पकड़ती हुई बोलने लगी, यह क्या कर रहे हो? मैं बस गर्म कर रहा हूं। रोशनी भाभी बोली, दूध तो स्टोव पर गर्म हो रहा है ना? मैं बोला, अब इतना भी मत बन, तुम्हें सब पता है। रोशनी भाभी बोली, लेकिन यह सब गलत है यार, कोई देख लेगा और मेरे पति को पता चलेगा तो ये सब मेरे लिए अच्छा नहीं है। वैसे भी अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मैं बोला, कुछ नहीं होगा भाभी, तेरा पति कोविड के चलते घर में ही क्वारंटीन है। वह नहीं आने वाला ढूंढने, और जब किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा तो उसको कौन बताएगा? भाभी बोली, अभी नहीं, अभी बहुत काम है, मैं बाद में आती हूँ। मैं अब उसके आने का इंतजार करने लगा। लंच करने मुझे घर जाना था। जब मैं घर जा रहा था उसी वक्त रास्ते में मैंने दुकान की तरफ देखा। उसकी दुकान आजकल बंद थी। मैं थोड़ा उदास हो गया, मन महसूस कर मैं आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद खाना खाकर फ्लैट पर आया और काम में लग गया। शाम को बेल बजी और मैंने दरवाजा खोला तो रोशनी भाभी पल्लू से अपना मुंह ढके खड़ी थी। मैंने तुरंत उसको अंदर बुला लिया और बाहर सर निकालकर इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है। मैं काफी खुश हो गया था कि आज तो लॉटरी ही लग गई है। रोशनी भाभी और मेरी दोस्ती हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, कहानी में एक लड़का पोस्टिंग पर दिल्ली गया तो कंपनी से मिले घर की देखभाल एक आदमी और एक लड़की करती थी। भावेश का अपना कोई नहीं था, जैसे तैसे करके उसने पढ़ाई पूरी की। भावेश की अभी शादी नहीं हुई। पहली पोस्टिंग दिल्ली में मिली। सुदूर इलाके में उसकी कंपनी को वेयर हाउस बनाना है। बस उसकी कार्य को शुरू करने के लिए कंपनी ने उसकी पोस्टिंग यहाँ की है। भावेश दिल्ली एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर शहर से बाहर बने कंपनी के गेस्ट हाउस में पहुंचा। वह एक फार्म हाउस के अंदर बनी एक बहुत बड़ा बंगला था। वहां केवल एक चौकीदार बाहर बने क्वार्टर में रहता था। चौकीदार गाड़ी की आवाज सुनकर बाहर आया और भावेश को नमस्ते करके उसका सामान लेकर अंदर चला गया। कंपनी की साइट पास में ही थी तो भावेश बिना रुके चौकीदार को साथ लेकर उसी टैक्सी से साइट पर चला गया। साइट पर काम तो बंद था पर कंपनी का एक स्टाफ और ठेकेदार मौजूद था। कंपनी का दबाव था कि काम तेजी से शुरू किया जाए तो उसी के मद्देनजर भावेश ने सारी प्लानिंग ठेकेदार से करी। भावेश को बड़ी बोरियत सी हो रही थी। काम कुछ विशेष था नहीं करने को। उसने चौकीदार को कुछ रुपए दिए कि वह घरवाली से पूछकर चाय नाश्ते का और कुछ रसोई का सामान लाकर रख दे। उसे बाहर का खाना पसंद नहीं तो केवल दिन का खाना होटल से आएगा और रात को वह घर पर ही खाएगा। तभी चौकीदार ने सामान से बचे थोड़े रुपए भावेश को लौटने चाहे तो भावेश ने ये उसे ही दे दिए, तुम इनाम समझ कर रख लो। चौकीदार की बांछें खिल गईं। उसने अपनी घरवाली को आवाज देकर कहा, साहब का खाना गर्म कर दो। चौकीदार की बीवी को देखकर भावेश आश्चर्यचकित हो गया। कहाँ वो बूढ़ा चौकीदार, कहाँ उसकी पत्नी तो बहुत ही सुंदर थी। भावेश यह सोचता रह गया कि चौकीदार कम से कम दोगुनी उम्र का होगा। चौकीदार दूर नीचे बैठा बस गंदे दांत निकालकर मुस्कुरा रहा था। उसके मन ही मन लड्डू फूट रहे थे कि आज रात पीने का जुगाड़ साहब ने कर दिया। अब आज उसे अपनी पत्नी से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। दिव्या ने भावेश को कॉफी देते हुए पूछा कि रात को क्या खाएंगे बता दें ताकि वह बाजार से सामान ले आए। दिव्या ने फिर अपने पति से कहा, मैं बाजार जाकर सामान ले आती हूँ।
तो उसने कहा तुम यहीं रुको, हमें बता दो, हम लाकर दे देते हैं। भावेश ने दिव्या को रुपए दे दिए कि रसोई का सामान तुम अपनी मर्जी से मंगाती रहना और जब रुपए खत्म हो जाए तब और ले लेना। दिव्या बहुत खुश हो गई, इतना विश्वास उसे 2 साल बाद किसी से मिला। उसने अपने पति को लिस्ट बनाकर दे दी और उसे सख्ती से कहा इन पैसों का मुझे हिसाब देना, अपनी दारू मत ले आना इनसे। तो उसका पति हंसते हुए बोला उसका इंतजाम तो साहब ने पहले ही कर दिया है। भावेश ने दिव्या से पूछा क्या तुम्हारा रोज पीता है और तुम इतनी सभ्य और साफ सुथरी इसके घर कैसे आ गई? दिव्या धीरे से बोली साहब नसीब में जो लिखा होता है वही मिलता है। उसकी आवाज भर आई थी। भावेश ने उसे प्यार से कहा मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाने का नहीं था, बस ऐसे ही पूछ लिया। दिव्या वहीं नीचे बैठ गई। भावेश ने उससे बहुत कहा कि कुर्सी पर बैठ जाओ, पर वह नहीं बैठी। कहने लगी साहब अब आदत छूट गई। तब भावेश से हमदर्दी पाकर दिव्या ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। और दिव्या बस आदमी किसी मतलब का नहीं, प्यार तो बहुत करता है, मुझे बस गंदा रहता है और पीता है। वैसे आज तक कभी ऊंची आवाज में भी नहीं बोला मुझसे, बल्कि मैं ही उसे डांटती रहती हूँ। भावेश ने उससे पूछ ही लिया तुम लोगों के कोई बच्चा नहीं है? दिव्या चुप रही, हाथ मसलती रही और कुछ पल बाद पैर के अंगूठे से जमीन कुरेदती हुई धीमे से बोली साहब बच्चा तो तभी होगा जब मेरा आदमी कुछ करेगा, उसके बस का कुछ नहीं है। पर मुझे अपनी सुरक्षा के लिए किसी खूंटे से तो बंधा होना जरूरी था। मैं अकेली जान कहाँ जाती। अब दोनों चुप थे। चौकीदार भी आ गया था, वह अपनी आदतानुसार बाहर बैठा हाथ जोड़े बस मुस्कुरा रहा था। भावेश ने दिव्या और उसके पति से कहा तुम अब अपने क्वार्टर में जा सकते हो, अपना खाना बना लो, मैं खाना 8 बजे करीब खाता हूँ। तो सुबह जो खाना होटल से आया था वो बचा था। ये बचा खाना बेकार जाएगा तो आज रात को तो मैं इसी से अपना काम चला लूंगा। इस पर दिव्या ने बड़े अधिकार से कहा क्यों खाएंगे बासी खाना, मैं ताज़ा अच्छा बनाकर खिलाऊंगी, आप होटल का खाना भूल जाएंगे। वह 10 बजे करीब ऐसे ही सिगरेट पीता हुआ बाहर खुले में टहल रहा था। जब वह चौकीदार के क्वार्टर के पास से निकला तो उसे दिव्या की आवाज सुनाई दी। वह अपने पति को झिड़क रही थी रोज पीने के लिए। पत्तों की खड़खड़ाहट से आवाज हुई तो दिव्या ने खिड़की खोलकर बाहर झांका। भावेश को टहलते देखकर पूछा साहब कोई काम हो तो मैं आती हूँ। कहती हुई वह एक चादर डालकर बाहर आ ही गई। दिव्या गुस्से में बोली शायद आपने उसे कुछ रुपए दे दिए होंगे तो आज तो ज्यादा पी है, खाना भी नहीं खाया। भावेश बोला कल इसे टाइट करूंगा, अब तुम सो जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही। तो टहल रहा था। दिव्या बोली कॉफी बना देती हूँ, बस कपड़े बदल कर आती हूँ। भावेश का मन बेईमान हो रहा था। उसने धीरे से कहा कपड़े बदलने की क्या जरूरत, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम ऐसे ही बना दो। दिव्या की चादर उलझ रही थी तो भावेश ने उससे कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहो तो चादर हटाकर आराम से बना लो, कॉफी मैं रूम में हूँ। तब भावेश ने किसी बहाने से अंदर झंका तो दिव्या किसी स्कूल की लड़की जैसी लग रही थी। भावेश का मन डोल गया पर उसने अपने मन को समझाया कि यह गलत है। भावेश ने उससे पूछा तुम्हारी कॉफी कहाँ है? दिव्या खुश थी। इसी तरह 10-15 दिन निकल गए। एक दिन भावेश की आंख खुली तो देखा दिव्या सफाई कर चुकी है और हर्ष बाहर लॉन में बैठ गया। दिव्या उसे चाय पकड़ाती हुई बोली साहब अब होटल का खाना मत मंगाइए, मैं बहुत बढ़िया खाना बनाकर भेज दिया करूंगी। भावेश ने हंसते हुए चौकीदार से कहा तुम्हें इतनी अच्छी बीवी कहाँ से मिली? भावेश ने उससे कहा अब तुम शराब छोड़ दो वरना नौकरी खत्म, मैं दिव्या को रख लूंगा तुम्हारी जगह, फिर तुम घर का चौका बर्तन करना। भावेश कमरे में जाकर दोबारा लेट गया। थोड़ी देर में बाथरूम में आहट हुई। दिव्या नहाने आ गई थी। भावेश के कमरे की लाइट बंद थी। उसे बाथरूम की किवाड़ से एक झिरी से रोशनी आती दिखाई दी। भावेश का मन डोल रहा था। वह दबे पांव उठा और झिरी से झांका, पर उसके संस्कारों ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। वह चाहता था कि पहल दिव्या ही करे। भावेश और नजदीक हुआ किवाड़ के तो टकरा गया। अंदर से दिव्या की आवाज आई साहब बस निकल रही हूँ।
भावेश किवाड़ से दूर हटा और दबे पांव वापस बिस्तर पर आंख बंद करके लेट गया। फिर भावेश उठकर वर्कआउट करने चला गया। उसने निगाह घुमाई तो देखा दिव्या उसे मुस्कुराते हुए घूर रही थी। दिव्या ने बड़े अपनेपन से कहा, आप टी शर्ट पहन लीजिए वरना ये गुलाबी ठंड है, नुकसान कर देगी। चाय पीकर हर्ष नहाने चला गया। उसने अपने मोबाइल का वीडियो कैमरा चालू किया और उसको बाथरूम के दरवाजे की ओर करके छिपा कर रख दिया और चला गया नहाने। नहाते समय उसे ऐसा लगा कि दरवाजे के पास कोई है। दरवाजे के पास ऐसी आहट हुई कि कोई टकराया। भावेश ने पूछा, कौन है? तो दिव्या की घबराहट की सी आवाज आई, साहब हम सफाई कर रहे हैं। भावेश ने सोचा कि सफाई तो इसने सुबह ही कर ली। भावेश ने सबसे पहले मोबाइल चेक किया। उसकी बांछें खिल गईं यह देखकर कि दिव्या पूरे समय झिरी में आंख गड़ाए उसे नहाते देखती रही थी। आग दोनों ओर लगी थी, बस देर पहल की थी। भावेश ने बालों में तेल लगाते हुए दिव्या को आवाज दी। दिव्या आई, इसे देखकर ठिठकी। भावेश ने बड़े सहज स्वभाव से कहा कि उसके गारमेंट्स कहाँ रख दिए। दिव्या हंसती हुई बोली, साहब अलमारी की दराज में ही तो रखे हैं। दिव्या ने उसके कपड़े बेड पर रखे, वह रख कर जाने लगी तो भावेश से टकरा गई। दोनों के मुंह से सॉरी निकला पर भावेश ने उसे बाहों से थाम लिया। दिव्या ने कोई प्रतिरोध नहीं किया, बस नजरें झुका ली। दिव्या को इस समय देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह चौकीदार की बीवी है। उसने भावेश से कसम साते हुए कहा, साहब ये ठीक नहीं, आप कहा और हम कहा। फिर उसने फुसफुसाते हुए कहा, आप मुझे पहली नजर से ही अच्छे आदमी लग रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पड़ोस वाली चाची के साथ दोस्ती। दोस्तों मेरा नाम नितिन है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैं दिल्ली में एक किराए के फ्लैट में अकेला रहता हूँ। बात कुछ दिन पहले की उस वक्त की है जब मेरे पड़ोस में रहने वाली चाची ने मुझे घर बुलाया था। मैं उनके बारे में बता देता हूँ। उनका नाम काव्या है। काव्या चाची मेरे बगल के फ्लैट में रहती थी तो उनसे मेरी अच्छी जान पहचान हो गई थी। चाची का एक बेटा भी था जिसकी उम्र 7 साल की रही होगी। उनके पति प्राइवेट जॉब करते थे। उनका बेटा मुझसे काफी हिला मिला था तो वो कभी कभी मेरे फ्लैट में खेलने आ जाता था, कभी मैं उनके घर चला जाता था। एक दिन अंकल ने मुझे बुलाया और कहा, नितिन, मैं और मेरा बेटा कुछ दिनों के लिए उसके दादा के घर जा रहे हैं और लगभग 10 या 15 दिन बाद वापस आएंगे, तो तुम अपनी चाची का ख्याल रखना। उन्हें कुछ भी सामान चाहिए हो तो प्लीज ला देना। मैंने चाचा को कहा, आप निश्चिंत होकर जाओ, मैं सब देख लूंगा। वे लोग अगली सुबह निकल गए। अब उनके पूरे घर में सिर्फ चाची ही थी। चाचा के कहे अनुसार मैंने भी चाची के साथ ही उनके घर में रहने की हाँ कह दी थी, मगर अभी तक उनके घर में रहने नहीं गया था। बस चाचा के जाने के बाद मैं अपने घर में आकर सो गया था। चाचा के जाने के बाद अगली सुबह का टाइम था। चाची रोज की तरह घर की साफ सफाई करने में लग गई और मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगा। अचानक से उसी समय मेरे सिलेंडर में गैस खत्म हो गई और मेरा नाश्ता नहीं बन पाया। मैं खाली सिलेंडर लेकर रूम से निकला और सीढ़ी से जाने लगा। सीढ़ी से लगा हुआ ही उनका फ्लैट था और उनके दरवाजे खुले हुए थे। उन्होंने मुझे सिलेंडर लेकर जाते हुए देख लिया। वे मुझसे पूछने लगी, अरे नितिन, सिलेंडर लेकर कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, गैस खत्म हो गई है चाची जी, इसे रिफिल करवाने जा रहा था। तभी चाची ने कहा, गैस की क्या जरूरत है, तुम मेरे घर पर खा लेना। मैंने कहा, अरे नहीं आंटी जी, मैं रिफिल करवा लेता हूँ। आप क्यों तकलीफ करती हैं, वैसे भी सिलेंडर तो भरवाना ही पड़ेगा ना। चाची, हाँ वो तो ठीक है, उसके लिए बुकिंग करवा दो, हॉकर डिलीवरी दे जाएगा। अभी ये सब तकलीफ क्यों करना, वैसे भी तेरे चाचा कह कर गए हैं कि जब तक वो लोग वापस नहीं आते हैं तुम मेरे घर खाना खाओगे। मैं पहले भी उनके लिए खाना बनाती थी तो अब अकेले के लिए खाना बनाने का मन भी नहीं करेगा। तुम रहोगे तो अच्छा लगेगा बेटा। मैंने बहुत मना किया पर चाची नहीं मानी। चाची ने कहा, तुम्हारे चाचा ने मेरा ख्याल रखने का बोला है ना, तो मैं तुम्हारा नहीं रख सकती क्या? मैंने हथियार डालते हुए बोला, ओके मैं सिलेंडर बुक करवा देता हूँ। अब मैं सिलेंडर लेकर रूम में वापस चला गया।
फिर थोड़ी देर बाद चाची आई और पैसे व लिस्ट देकर बोली, नितिन बाजार से थोड़ा ये सामान ले आओ। मैं पैसे व लिस्ट ली और बाजार सामान लेने चला गया। जब मैं वापस आया तो उनका दरवाजा बंद था। मैंने डोर बेल बजाई। चाची की अंदर से आवाज आई, मैं नहा रही हूं, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। मैं अंदर गया और सामान किचन में रख कर बोला, चाची सामान रख दिया है, मैं जा रहा हूं। चाची बोली, अरे सुनो तो नितिन, मैं तौलिया लाना भूल गई हूं, तो प्लीज दे दोगे क्या, बेडरूम में है। मैंने कहा ठीक है चाची, मैं देता हूं। मैं बेडरूम में गया तो देखा कि बेड पर कपड़े रखे हुए थे। फिर तौलिया लेकर चाची को दे दिया और बोला, मैं जा रहा हूं। चाची बोली, ब्रेकफास्ट रेडी है, बैठ जाओ, खाकर जाना। मैंने कहा मैं नहाया नहीं हूं अभी। चाची बोली, क्या हुआ, यही नहा लेना। मैंने कहा मैं कपड़े नहीं लाया हूं। वो हंसकर बोली, पागल, कपड़े लेकर आ जाओ ना। मैंने बोला, अरे तो मैं अपने ही रूम में नहा लूंगा ना। चाची बोली, नितिन क्या ये तेरा घर नहीं है। तो मैंने कहा ऐसी बात नहीं है। चाची बोली, जाओ कपड़े लेकर आओ और जल्दी से नहा लो, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं अपने कमरे में गया, कपड़े लिए और उनके दरवाजे के पास जैसे ही आया, मेरे तो होश उड़ गए। वे मेरी तरफ देखकर बोली, ऐसे क्या देख रहा है, जल्दी करना, नहा ले, मुझे भूख लगी है। मैं बाथरूम में घुस गया और दरवाजा बंद कर दिया, शॉवर ऑन किया और नहाने लगा। थोड़ी देर बाद चाची ने आवाज दी, आज ही नहा लेगा या नहीं। मैं होश में आया और जल्दी से नहाकर बाहर निकल आया। फिर हम दोनों ने नाश्ता किया। मैं नजरें झुकाकर खा रहा था। तभी चाची ने पूछा, क्या हुआ। मैंने उनकी तरफ देखकर कहा, कुछ नहीं हुआ। चाची ने कहा, तुम मेरे कपड़ों की वजह से मेरी तरफ नहीं देख रहे हो। चाची ने कहा, अरे नितिन, एक तो बहुत गर्मी है, ऊपर से सारे कपड़े धो चुकी हूँ, तो सोची कि आज पहन लेती हूँ, पर मैं समझ गई तुमको अच्छा नहीं लगा, मैं जाकर बदल लेती हूँ। वे उठी तो मैं बोला, अरे नहीं ठीक है, सच में गर्मी तो है, पर मैंने आपको कभी ऐसे देखा नहीं था, तो जरा शर्म आ रही थी मुझे। इस पर चाची हंसने लगी और बोली, लड़के भी कहीं शर्माते हैं। मैं बस मुस्कुरा कर रह गया। फिर चाची बोली, ओके, मैं कुछ और डाल लेती हूँ ताकि तुमको अजीब ना लगे। मैंने बोला, अरे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम दोनों ने नाश्ता किया। मैं अपने रूम में आ गया। कुछ देर बाद मुझे नींद आ गई। दोपहर में चाची ने मुझे फोन करके बुलाया, आ जाओ, खाना तैयार है। मैं खाना खाने आ गया। उस समय मेरी चाची से कोई बात नहीं हुई और चाची भी मुझसे बात न करके बस मुझे अपनी नुमाइश करके दिखाती रही। मेरा हाल बुरा था। फिर मैं अपने रूम में आ गया। शाम को चाची ने बुलाया कि उनका कुछ सामान ऊपर तादान से निकालना है और बेड को थोड़ा खिसका कर साइड में करना था। उनकी कोई चीज बेड के नीचे चली गई थी। मैंने पहले तादान पर रखी अलमारी से उनका सामान उतारा, फिर बेड साइड में खिसकाने लगा। बेड बहुत ही ज्यादा भारी था, साइड में नहीं हो रहा था। चाची बोली, रुक जाओ, मैं भी ताकत लगाती हूँ। फिर चाची भी मेरे साथ जोर लगाया, तब भी नहीं हुआ। तो चाची बोली, सुनो नितिन, तुम बेड के कोने वाले हिस्से को साइड में कर दो तो उतने में ही मेरा काम हो जाएगा। मैंने फिर से ट्राई किया मगर नहीं हुआ। चाची बोली, तू आगे से धक्का दे, मैं तुझे पीछे से पकड़ कर धक्का देती हूँ, उससे हो जाएगा। तब चाची ने मेरी कमर को पहले पकड़ा और धक्का लगाया मगर नहीं हुआ। अब आंटी बोली, तुम यहाँ से हटो, मैं आगे आ जाती हूँ और तुम पीछे से धक्का देना ताकि बेड साइड में चला जाए। मैंने वैसे ही किया लेकिन बेड टस से मस ना हुआ। चाची बोली, अरे नितिन, जैसे मैंने तुझे पकड़ा था वैसे पकड़ो जिससे बेड शायद सरक जाएगा। चाची को भी सब समझ आ रहा था पर वो बस स्माइल दे रही थी। फिर मैंने और जोर का झटका मारा तो अचानक से बेड आगे को हो गया। उसी समय चाची के मुंह से चीख निकल गई और उन्होंने कहा, आराम से। तभी मैंने कहा, लो चाची, आपका काम हो गया। चाची ने भी कहा, हाँ, पर अभी देखती हूँ काम सही से हुआ या नहीं। फिर चाची बेड के नीचे सामान ढूंढने लगी। चाची बोली, चल अब बेड को वापस सही कर दे, मैं सामान रख कर आती हूँ।
मैंने अकेले ट्राई किया, पर बेड सही नहीं हुआ। मैं कोशिश कर ही रहा था कि चाची वापस कमरे में आ गई। वो मुझे पीछे से पकड़कर बोली, रुक, मैं हेल्प करती हूँ। मैं धक्के देने लगा तो तभी अचानक से बेड सही हो गया और मैं पीछे दीवार से जाकर टकरा गया। चाची मेरे ऊपर गिर गईं और उनकी कमर में और पैर में चोट लग गई। तो चाची दर्द से कराहने लगी। मुझे भी कमर में चोट आई थी। चाची ने पूछा, तुझे लगी तो नहीं? तो मैंने कहा, ज्यादा नहीं, हल्का कमर में लगा है। हम दोनों कैसे भी करके उठे। चाची बोली, सॉरी, मेरी वजह से तुमको चोट लग गई। मैंने बोला, कोई बात नहीं। फिर मैंने चाची को सहारा देकर बेड पर बैठाया और खुद भी बैठ गया। चाची बोली, मेरी कमर और पैर में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कहा, आप आयोडेक्स लगा लो। वो बोली, वो तो है ही नहीं। मैंने कहा, कोई दर्द की गोली हो तो वो खा लो। वो भी नहीं थी। मैंने कहा, मैं अपने रूम में चेक करके आता हूँ। वे बोली, हाँ जल्दी जा, दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं कैसे भी करके अपने कमरे में गया, पर मेरे रूम में भी दवा नहीं थी। मैंने वापस आकर बोला, आंटी दवा तो नहीं है। वे बोली, अब क्या करें? मैंने कहा, एक उपाय है। आंटी बोली, क्या? मैंने कहा, गर्म तेल से मालिश कर लो। आंटी मेरी तरफ प्यार से देखने लगी। चाची बोली, ठीक है, पर मुझसे नहीं होगा। तुम मालिश कर दोगे क्या? प्लीज, मैं तुम्हारी भी कर दूंगी। मैंने कहा, ठीक है, तेल कहाँ है? गर्म कर लाता हूँ। वो बोली, वहीं रसोई में है। मैं गया और तेल गर्म किया, फिर लाया और बोला कि बताओ मालिश कहाँ करनी है। चाची इशारे से बताने लगी। मैंने कहा, आप लेट जाओ, और मैंने मालिश करना शुरू किया। पहले तो उनको टच करने पर ही बड़ा दर्द हो रहा था। धीरे धीरे उन्हें आराम मिलने लगा। चाची बोली, नितिन, तेरे हाथों में तो जादू है। दोस्तों, बता नहीं सकता उस टाइम मेरा दिल कितना तेजी से धड़क रहा था। चाची बोली, क्या हुआ? रुक क्यों गया? मैं तुम्हारे में लगा दूंगी। उनकी इस तरह की दोहरे अर्थ वाली बातें मुझे और ज्यादा उत्तेजित बना रही थीं। वे बोली, सच में नितिन, तूने मेरा सारा दर्द गायब कर दिया। अब तू लेट जा, मैं तेरी चोट पर मालिश कर देती हूँ। वे बोली, बता कहाँ लगाना है? चोट किधर लगी है? मैंने दिखा दिया। कुछ देर बाद फिर वो बोली, लो हो गई मालिश, अब कपड़े पहन लो। चाची खड़ी हुई और बोली कि 8 बज गए हैं, मैं खाना बना लेती हूँ, तू फ्रेश हो जा। फिर हम दोनों ने खाना खाया। रात के 10 बज गए थे। मैं चाची से कहकर सोने जाने लगा। चाची बोली, अरे आज यहीं रुक जाना, मेरी कमर में थोड़ा दर्द होने लगा है। तू मालिश कर देगा तो सही हो जाएगा। मैंने कहा, हाँ ठीक है। अब हम दोनों बेडरूम में आ गए। आंटी बोली, सुनना नितिन, तेरे हाथों में ना जादू है। चाची बोली, मुझे बड़ी नींद आ रही है। वे हंसने लगी और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैं सोचने लगा कि आंटी की हाँ समझूं या ना। अब चाची बोली, नितिन, आज तुमने मेरी जिंदगी की वो खुशी दी जो मुझे आज तक नहीं मिली थी। इसी तरह हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, बात उस समय की है जब मेरी नई नई शादी हुई थी। मेरे पति एक कंपनी में काम करते थे। शादी के बाद जब मैं ससुराल गई तो पहले दिन ही उनके पास कॉल आया कि उन्हें तुरंत आना होगा, क्योंकि वह एक अच्छे इंजीनियर थे और कंपनी को करोड़ों रुपए का नुकसान से सिर्फ मेरे पति ही बचा सकता था। इसलिए पति फौरन ही मुझे छोड़कर मुंबई चले गए। वहीं पर उनकी पोस्टिंग थी। अभी तक हमने एक दूसरे को सही से समझा भी नहीं था। इस बात से मैं बहुत दुखी हो गई। मैं पहले ही दिन अकेली हो गई और मेरी सारी ख्वाहिश अधूरी रह गई थी। फिर उन्होंने दूसरे दिन कॉल किया कि अब 3 महीने बाद ही आ पाएंगे। ये सुनकर मैं बहुत दुखी हुई थी। जिसके लिए घर में आई थी वो मुझसे बहुत दूर थे। मैं इसे अपनी किस्मत समझकर तन मन से सास ससुर की सेवा करने लगी। अब मेरे अकेलेपन के कारण मैं उदास रहने लगी। लेकिन धीरे धीरे मेरे ससुर मुझे अकेलेपन को दूर करने के लिए कहने लगे। वो अब 50 साल से ज्यादा के हो चुके थे, पर उनकी फिटनेस कमाल की थी। बड़ी बड़ी मृंछें वो रखते थे। मैं उसका पूरा ख्याल रखती थी। मुझे ये बात पता थी कि उनकी नजर अलग तरीके से देखती है,
पर फिर भी मैं उनकी सेवा करती थी। टाइम टाइम से चाय पानी दवाइयाँ खाना देती थी। एक दिन उन्होंने ऐसा कहा जिससे मैं बहुत डर गई। मैं बहुत नाराज थी। मैं रोने भी लगी थी। मैंने कहा, आपकी शिकायत मैं आपके बेटे से करूंगी, मैंने नाराज होकर कहा। ससुर बोले, तुझे जो करना है कर ले, मैं एक दिन तुझे घुमाने जरूर ले जाऊंगा, तुम पर हमारा अधिकार है। मेरा बेटा नहीं है तो क्या हुआ? मैं और तेज तेज रोने लगी। इस वजह से शायद रहम करके उन्होंने मुझे भला बुरा कहा और चले गए। उस दिन वाली घटना की वजह से मैं अपने ससुर से सावधान रहने लगी थी। मुझे पता था कि ये सांप कभी भी मुझे डस सकता है, कभी भी वो मेरा जबरदस्ती काम लगा सकते हैं, इसलिए मैं बच के रहने लगी थी। इस तरह से 3 महीना गुजर गया था। मैं खुश थी कि अब मेरे पति घर आएंगे। जब मैंने उन्हें फोन करके पूछा कि आप कब आ रहे हैं, तो मेरे पति कहने लगे, अभी हालत सही नहीं है, अभी मुझ पर बहुत जिम्मेदारी है, मुझे कुछ हफ्ते और लगेंगे। ये सुनकर मैं बहुत दुखी हो गई थी। मैं अभी नई थी और कोई मेरे साथ बात करने वाला भी नहीं था। उधर मेरे ससुर जी बार बार मुझे परेशान कर रहे थे, लेकिन मेरा दिल भी करता था कि अकेलेपन में कोई मेरा साथ निभाए। मैं मोबाइल पर सारा दिन अपना समय व्यतीत कर लेती थी। इस तरह से मैं टाइम पास कर रही थी। एक दिन मेरी सास की तबीयत बिगड़ी और वो डॉक्टर के पास दवा लेने गई थी। ससुर जी ने सोचा, बहू अकेली है, क्यों ना इससे बात कर ली जाए, और फिर मेरे साथ बातें करने लगे। मैं गैस पर खाना बना रही थी। तभी ससुर जी रसोई घर में आ गए और मेरे साथ बात करने लगे। मुझे डर लग रहा था। ससुर बोला, अरे डरो मत बहू, मैं तो तुमसे अपने दिल की बात करना चाहता हूँ। ससुर जी मेरे साथ कुछ ज्यादा ही घुल मिलकर बात कर रहे थे। उनकी इस तरह ज्यादा ही गहरी बातें सुनकर मैं गुस्से से बोली, नहीं, आप मेरे साथ ऐसी बात नहीं कर सकते। मैं रोने लगी। उन पर कोई असर नहीं था। धीरे धीरे ससुर जी की बातों में मुझे भी आनंद आने लगा। मुझे लगा कि चलो, अकेलेपन में कोई तो मेरे दर्द को समझ सकता है। अब मुझे भी अपने अकेलेपन को दूर करना था। मैंने सोचा, क्यों ना ससुर जी की बात मान ली जाए। मैं भी ससुर जी की बातों में हाँ मिलाने लगी। मेरे मन में ख्याल आया कि कहीं ससुर जी मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे। मैंने पूछा, आप आज ही मेरे साथ सारी बातें करोगे? तो ससुर जी बोले, सिर्फ आज, उसके बाद तू आजाद है। देख, किसी से कहना मत, वरना मदों का क्या है, बदनामी तुम्हारी भी होगी। एक बार तो मैंने सोचा, ठीक है, आज की बात है। मैं चुप हो गई। जो वो करना चाहते थे मैंने करने दिया। अब रोजाना ससुर और बहू की बातों में अच्छा समय बीतने लगा। फिर एक दिन मौसम खराब हो गया था। मैं छत पर सफाई कर रही थी। इतने में बारिश होने लगी। मैं उसमें भीग गई। उसी समय ससुर जी भी किसी काम से छत पर आ गए थे। ससुर जी मुझसे कुछ बात करना चाहते थे, पर मैंने कहा, नहीं नहीं, आज नहीं ससुर जी। तो ससुर जी बोले, तू बेकार में टेंशन लेती है। ससुर जी ने मेरी नहीं सुनी और उन्होंने मेरी सारी कोशिश नाकाम रह गई, कुछ नहीं कर सकी। अब मुझे भी अच्छा लगने लगा था और हम खुशी से रहने लगे थे। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी, कैसे एक ससुर ने बहू की सारी इच्छाएं पूरी की। मधु की शादी को 2 साल हो चुके थे। बचपन से ही मधु बहुत खूबसूरत थी और वो भी लोगों का दिल जलाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। 19 साल की होते ही मधु की शादी हो गई। मधु भी एक लंबा पहलवान पति पाकर बहुत खुश थी। लेकिन धीरे धीरे सब कम होने ही लगता है और शादी के 2 साल बाद ही मधु को उन सब हालातों का सामना करना पड़ा जो कभी नहीं चाहती थी। आखिरकार जब मधु का पति 3 महीने के लिए टूर पे गया तो मधु के देवर ने भाभी की मजबूरी को समझा और उससे मधु भी बहुत खुश हुई। एक दिन गांव से टेलीग्राम आया कि सास की तबीयत कुछ खराब हो गई है। कोमल के ससुर एक बड़े जमींदार थे। गांव में उनकी काफी खेती थी। कोमल का पति काम के कारण नहीं जा सकता था और देवर का कॉलेज था। मधु को ही गांव जाना पड़ा, वैसे भी वहां कोमल की ही जरूरत थी।
जो सास और ससुर दोनों का ख्याल कर सके और सास की जगह घर को संभाल सके। मधु शादी के फौरन बाद अपने ससुराल गई थी। सास ससुर की खूब सेवा करके कोमल ने उन्हें खुश कर दिया था। मधु की खूबसूरती और भोलेपन से दोनों ही बहुत प्रभावित थे। मधु की सास तो उसकी प्रशंसा करते नहीं थकती थी। दोनों इतनी सुंदर, सुशील और मेहनती बहू से बहुत खुश थे। बात बात पे शर्मा जाने की अदा पे तो ससुर भी फीदा थे। उन्होंने खासकर कोमल को कम से कम 2 महीने के लिए भेजने को कहा था। गांव में 2 महीने तक क्या होगा ये सोच सोच कर मधु परेशान थी, लेकिन कोई चारा भी तो नहीं था, जाना तो था ही। स्टेशन पर मधु को लेने सास और ससुर दोनों आए हुए थे। मधु अपने ससुर से पर्दा करती थी, इसलिए उसने चुन्नी का घूंघट अपने सिर पे ले लिया। सास से आशीर्वाद लेने के बाद कोमल ने ससुर जी के भी पैर छुए। मधु की सास बहू के आने से बहुत खुश थी। स्टेशन के बाहर निकलकर उन्होंने तांगा किया। उसने बड़ी मुश्किल से अपने को संभाला। ससुर को अपनी बहू के बारे में ऐसा सोचते हुए अपने ऊपर शर्म आ रही थी। वो सोच रहा था कि मैं कैसा इंसान हूँ जो अपनी ही बहू को ऐसी नजरों से देख रहा हूँ। घर पहुंचकर सास ससुर ने बहू की खूब खातिरदारी की। गांव में आकर अब मधु को कुछ दिन बीत चुके थे। सास की तबीयत खराब होने के कारण मधु ने सारा घर का काम संभाल लिया था। उसने सास ससुर की खूब सेवा करके उन्हें खुश कर दिया था। गांव में औरतें लहंगा पहनती थी, इसलिए मधु ने भी कभी कभी लहंगा पहनना शुरू कर दिया। लहंगे ने तो कोमल की जवानी पे 4 चांद लगा दिए। मधु के ससुर की इच्छा 7वें आसमान पर थी। मधु की सास तो अब पूजा पाठ में ही ध्यान लगाती थी। धीरे धीरे मधु का ससुर को विश्वास होने लगा था कि अब उसकी उम्र निकल गई है। लेकिन जब से बहू घर आई थी तो जवानी की यादें फिर से ताजा हो गई थी। जब से बहू आई थी तब से मधु के ससुर की रातों की नींद उड़ गई थी। मधु जी जान से अपने सास ससुर की सेवा करने में लगी हुई थी। मधु को महसूस होने लगा था कि ससुर को उससे कुछ अजीब सी उम्मीद है। ससुर जी तो उसके पिता के समान थे। एक दिन की बात है, मधु ने अपने कपड़े धोकर छत पर सूखने को डाल रखे थे। इतने में घने बादल छा गए, बारिश होने वाली थी। ससुर जी मधु से बोले, बहू बारिश होने वाली है, मैं ऊपर से कपड़े ले आता हूँ। मधु बोली, नहीं पिताजी, आप क्यों तकलीफ करते हैं, मैं अभी जाके लाती हूँ। उसे मालूम था कि आज सिर्फ उसी के कपड़े सूख रहे थे। अरे बहू, तुम पूरे दिन इतना काम करती हो, इसमें तकलीफ कैसी? हमें भी तो कुछ काम करने दो। ये कह के ससुर जी छत पे चले गए। छत पे पहुंच के ससुर को पता लगा कि क्यों बहू खुद ही कपड़े लेने की जिद कर रही थी। डोरी पर सिर्फ 2 ही कपड़े सूख रहे थे। ससुर से रहा नहीं गया और उसने कपड़ों को उतार लिया और नीचे लेकर आ गया। ससुर बोले, बहू ऊपर तो यही 2 कपड़े थे। मधु शर्माते हुए बोली, पिताजी इसीलिए तो मैं कह रही थी कि मैं ले आती हूँ, आपने बेकार ही तकलीफ की। तुम्हारी उम्र में अक्सर बहुत जल्दी नए नए कपड़े की जरूरत हो जाती है। गांव में तो औरतें ऐसे कपड़े पहनती नहीं हैं। लेकिन अगर जरूरत हो तो अपनी सासू माँ को बोल देना, शहर जाकर और खरीद लाएगी। नहीं तो हम गए तो हम ले आएंगे। इस घटना के बाद ससुर ने मधु के साथ और खुलकर बातें करना शुरू कर दिया था। एक दिन सासू को शहर में जाना था। ससुर उनको लेकर शहर जाने वाला था। दोनों घर से सबा स्टेशन की ओर चल पड़े। रास्ते में ससुर के जान पहचान का लड़का कार से शहर जाता मिल गया। ससुर ने कहा कि तुम्हारी आंटी को भी साथ ले जाओ। ससुर जी घर वापस आ गया। दरवाजा अंदर से बूंद था। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी, शायद बहू नहा रही थी। मधु तो समझ रही थी कि सास ससुर शाम तक ही वापस लौटेंगे। ससुर के कमरे का एक दरवाजा गली में भी खुलता था। ससुर कमरे का ताला खोल के कमरे में आ गया। उधर मधु बेड पर थी। वो तो समझ रही थी कि घर में कोई नहीं है। मधु नहा करके बाहर ऐसे ही अपने कपड़े सुखाने के आंगन में आ गई। ससुर अपने कमरे के पर्दे के पीछे से सारा नजारा देख रहा था। फिर एक दिन मधु ने खेतों में जाने की इच्छा प्रकट की। उसने सासू माँ से कहा, मम्मी जी मैं खेतों में जाना चाहती हूँ। अगर आप इजाजत दें तो आपके खेत और फसल देख कर आ जाऊं। शहर में तो ये देखने को मिलता नहीं है।
अरे बेटी, इसमें इजाजत की क्या बात है? सासू बोली, तुम्हारे ही खेत हैं, जब चाहो चली जाओ। मैं अभी तुम्हारे ससुर जी से कहती हूँ तुम्हें खेत दिखाने ले जाए। मधु बोली, नहीं नहीं मम्मी जी, आप पिताजी को क्यों परेशान करती हैं, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। इसमें परेशान करने की क्या बात है, कई दिन से ये भी खेत नहीं गए हैं, तुझे भी साथ ले जाएंगे। सासू माँ ने ससुर जी से कहा, सुनते हो, आज बहू को खेत दिखा लाओ। कह रही थी मैं अकेली ही चली जाती हूँ। मैंने ही उसको रोका और कहा, ससुर जी तुझे ले जाएंगे। ठीक है, मैं ले जाऊंगा, लेकिन अकेली भी चली जाती तो क्या हो जाता? गांव में किस बात का डर? सासू बोली, कैसी बातें करते हो जी, जवान बहू को अकेले भेजना चाहते हो? अपनी जवानी तो उससे संभाली नहीं जाती, अपने आप को क्या संभालेगी? ससुर और बहू दोनों खेत की ओर निकल पड़े। ऐसा नजारा तो ससुर जी को जिंदगी में पहले कभी नसीब नहीं हुआ। ऐसा नजारे के कारण उनकी नजरें कुछ ऐसी टिकी रही। अचानक साइड की पगडंडी से दो गधे मधु के सामने आ गए। रास्ता इतना कम था कि साइड से आगे निकलना भी मुश्किल था। मजबूरन मधु को गधों के पीछे पीछे चलना पड़ा। अचानक कोमल का ध्यान पीछे वाले गधे पे गया। अरे पिताजी देखिए, ये कैसा गधा है, इसकी तो 5 टांगे हैं। बेटी, तुम तो बहुत भोली हो, जरा ध्यान से देखो, इसकी 5 टांगे नहीं है। मधु अपने आप को कोसने लगी कि ससुर जी से क्या सवाल पूछ लिया। ससुर को अच्छा मौका मिल गया था। बाद में ससुर ने मधु के साथ इस तरह की बातें कर ही रहा था कि वाही हुआ जो कोमल मन ही मन सोच रही थी। कुछ ऐसे नजारे से मधु डर गई। ससुर ने मधु को, इसमें डरने की क्या बात है, यहाँ तो वही हो रहा जो एक पति पत्नी में होता है। तब मधु बोल, चलिए पिताजी वापस चलते हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। ससुर जी ने कहा, क्यों बहू, वापस जाने की क्या बात है? इतनी भोली तो थी नहीं, दुनियादारी अच्छी तरह से समझती थी। वो अच्छी तरह समझ रही थी कि ससुर जी मौके का फायदा उठा के सहानुभूति जताने का बहाना बना रहे हैं। मधु सोच रही थी कि ससुर जी उससे कुछ ज्यादा ही खुलकर बातें करने लगे हैं। इस तरह की बातें बहू और ससुर के बीच तो नहीं होती है। ससुर ने मधु को सारा खेत दिखाया और खेत में काम करने वाली औरतों से भी मिलवाया। मधु थक गई थी, इसलिए ससुर ने उसे एक आम के पेड़ के नीचे बैठा दिया। बहू, तुम यहाँ आराम करो, मैं किसी औरत को तुम्हारे पास भेजता हूँ। जब खेत में काम करने वाली औरत उसके पास आई तो उसने मधु को उसके ससुर की सारी सच्चाई बता दी। उसने कहा, तुम्हारे ससुर ने अब तक बहुत झंडे गाड़े हैं। तब मधु के सारी बातें समझ आ गई। जब ससुर के बारे में सुना तो मधु भी अपने मन में कुछ बुनने लगी। उसने सोचा, क्यों न ससुर जी मेरी हर आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। ससुर और बहू में अब गहरी दोस्ती हो गई। मधु को अब सासू और ससुर का भरपूर प्यार पाकर बहुत खुश थी। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब